ये यदि आप इन्वेस्टमेंट आपका या हैबिट बन जाता है तो आपके आफ्टर 40 या 45 आपके पास एक इतना बड़ा फंड्स होगा कि आप मतलब सोच नहीं सकते हैं। अब फंस गए तो आप लोन लोन करते रह जाइएगा, लोन और एलोन एलोन रह जाइएगा और लोन चलते रहेगा। सर, बहुत से लोग बोलते हैं कि एक गुड सैलरी मिल जाए तो लाइफ सेट है। एक एडवाइजर होने के नाते आपका इसमें क्या ख्याल है कि अच्छा सैलरी में डिपेंड रहना रिस्की है या फिर नहीं है? क्या है सर? गुड सैलरी का डिफिनेशन आपके अकॉर्डिंग क्या है? क्या गुड होना सैलरी चाहिए गुड मतलब सैलरी? अगर देवघर झारखंड के मामले में बोलूँ तो 30-40 अराउंड 50 50। आज जो डेट चल रहा है सर। देखिए आज जो बच्चे जो भी जॉब कर रहे हैं, हुँ। जो 10,000 कमा रहे हैं उनको 20 कमाने की चाहत होती है, हुँ, जो 20 कमा रहे हैं वो 30 कमाते हैं। हुँ, ऐसे कंटिन्यूअस बढ़ते जाता है। जो लाख रुपए भी कमा रहे हैं उनको 2 लाख चाहिए, जो हुँ, 2 लाख कमा रहे हैं उनको 5 लाख चाहिए। हुँ, जैसे-जैसे आपकी सैलरीज़ बढ़ते हैं, आपके लाइफ़स्टाइल वैसे-वैसे चेंज होते हैं। तो हुँ, लाइफ़स्टाइल आप 10,000 में सर्वाइव कर रहे हो तो आपका इनकम 10,000 आप 10,000 में सर्वाइव कर रहे हो। हुँ, आपकी 10 लाख की सैलरी आ जाएगी, आप 10 लाख में सर्वाइव करोगे, उसके बाद भी आपको कम लगेगा। हुँ, ये सैलरी के ऊपर डिपेंड होना आपकी डेली रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता है। सैलरीज़ इनकम अच्छी सैलरी होनी ही चाहिए, जिससे कि आपकी ज़रूरत की चीज़ें कम ज़रूरत की चीज़ों को आप पूरा कर सकें। हुँ, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो आप फुलफिल करेंगे। लेकिन सैलरी के साथ आपको हमेशा ये लगेगा, इसको हम लोग कहते हैं एक्टिव इनकम हुँ, और एक होता है पैसिव इनकम। अच्छा, पैसिव इनकम उसको कहते हैं जिसमें कि हम काम नहीं करते हैं। या तो मेरा फंड्स काम करता है या मेरी प्रॉपर्टीज़ काम करती है, अच्छा। जिसमें कि हम फिज़िकली इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जैसे कि आपने मतलब आपका इन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट कर दी है हुँ, या फिर आपका घर है, आपका किराया आ रहा है। हुँ, हुँ, आप कुछ नहीं कर रहे हो, आपका घर किराए करके तो एक्टिव के साथ पैसिव इनकम आपका होगा, तभी आपको ग्रोथ दिखेगा। अच्छा। ये सिर्फ़ एक्टिव इनकम के उस पर आप अच्छा ज़िंदगी जी सकते हैं। आप अपने बच्चे को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, अच्छी सैलरी है, अच्छी-अच्छी जगह घूम सकते हैं। लेकिन आप सोचिएगा कि मैं एक रिच मैन बन जाऊँगा, बहुत पैसे जमा कर हुँ, लूँगा, हुँ, हुँ, तो वो प्रैक्टिकली नहीं होता है। क्योंकि आप जितना जमा करोगे, उसके बाद आपके बच्चे का हायर एजुकेशन, उनकी शादी, हुँ, उनकी ज़रूरतें पूरा करते-करते आप एंड ऑफ डे जब आपकी लाइफ़ लगभग नियर टू डेथ में आप रहोगे, हुँ, तो देखोगे कि मेरी लाइफ़ में अब कुछ नहीं बचा। सब हुँ, चीज़ मैंने अपना कमाया, यहीं पे ख़त्म कर लिया और चल दिए। तो इसी के लिए एक्टिव इनकम आपका जी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है, हुँ, पैसिव इनकम आपके ड्रीम को पूरा करता है। हुँ। यानी कि यदि ड्रीम आपका अगर जो भी आपने ड्रीम देखा हो, हुँ, तो उसके लिए पैसिव इनकम होना बहुत ज़रूरी है। और वो आप आएगा घर बनाना इन्वेस्टमेंट चाहते से। हो, आप फॉरेन टूर चाहते हो, आपको कुछ और एडिशनली कुछ करना है, ज्वेलरी हुँ, खरीदना है, तो ये सब आप एक्टिव इनकम में बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते। पैसिव इनकम होना हर बंदे के लिए आज बहुत ज़रूरी है। एक सोर्स ऑफ इनकम पे आपको डिपेंडेंट नहीं नहीं रहना चाहिए। ये सपोज़ कीजिए आप जॉब करते हैं, हुँ, कल के डेट में आज के सिनेरियोज़ भी तेज़ी से चेंज हो रहा है। कोई प्राइवेट सेक्टर हो या गवर्नमेंट सेक्टर हो। गवर्नमेंट सेक्टर में तो बात अलग है कि आप सर्वाइव कर जाते हो। हुँ, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में यदि आपकी क्वालिटी थोड़ी-सी पुअर हुई, वो आपको निकाल के बाहर फेंकते हैं। फिर आप क्या करोगे? हुँ, चलिए आपका कोई इंसिडेंट है, आपका कुछ ऐसा मिसहैपनिंग हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है कि आप काम नहीं कर सकते हो। जैसे सॉफ्टवेयर वाले दिन भर कंप्यूटर में लगे रहते हैं, हुँ, उनका आँख धीरे-धीरे कमज़ोर होता है। मैं बहुत एग्ज़ाम्पल मेरे पास है, जिनका आँख खत्म हो गया, वो देखने में उनको प्रॉब्लम होती है। उनको डॉक्टर ने एडवाइस किया कि आप कंप्यूटर नहीं चला सकते हैं, तो उनका तो पूरा नॉलेज और उनका जो या क्वालिफ़िकेशन फिर किसी सब खत्म हो गया। ऑफ़िशियल पर्सन को बैक पेन हो जाता है। बैक पेन हो जाता है, हुँ, आप बैठ नहीं सकते हैं, बहुत सारे इश्यूज़ आते हैं। तो आपको एक्टिव इनकम कमा के पैसिव इनकम का सोर्स खोलना पड़ेगा, कि कल के दिन में मुझे कोई प्रॉब्लम्स आए, तो मुझे ये सपोर्ट कर सके। और हुँ, इसके साथ इन्वेस्टमेंट तो मैंने बोला ही, कि इन्वेस्टमेंट करना ही करना है, बिल्कुल सर। तभी आप ले-दे ग्रो के कर बात सकते वहीं पहुँच रही हैं। है। बिल्कुल, बिल्कुल। आप देखिए, हम लोगों में नहीं हम लोग इन्वेस्टमेंट के लिए इतना जागरूक नहीं है, हुँ, हुँ, करना चाहिए। बड़े-बड़े बिज़नेसमैन अपने बच्चे को पहले पैसे कमाने के से पहले पैसे बचाना सिखाता है, हुँ, पैसे से पैसे बनाना सिखाता है। कमाई तो हो ही जाएगी, हर आदमी कमाता है, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है, या बहुत ज़्यादा कमाता है। हुँ, मैक्सिमम आदमी कमाते हैं, लेकिन उनको वो अर्निंग अपने बढ़ा नहीं सकते हैं। अर्निंग बढ़ाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट की तरफ जाना ही पड़ेगा। तो फिर आप अच्छे गो लाइफ में कर सकते हुँ। यानी कि वो इन्वेस्टमेंट पहले कर ले, फिर रिस्क खेल सकता है वो हैं। अपने सैलरी नहीं, के साथ। इन्वेस्टमेंट ही रिस्क है। हुँ, यदि आप इन्वेस्टमेंट कहीं भी जाते हैं, आज आपने सपोज़ कीजिए कि एसआईपी में इन्वेस्ट किए, बहुत सारे एसआईपी का अलग-अलग कंपनियाँ कर रही है। एक्सिस है, एचडीएफसी है, वगैरह-वगैरह है। हुँ, मिड कैप होता है, लार्ज कैप होता है, सब में इन्वेस्ट करते हैं। आपको मार्केट जैसे अभी वॉर चल रहा है,
मार्केट क्रैश हो रहा है, किसी भी चीज़ों पे इम्पैक्ट पड़ेगा, तो मार्केट यदि डाउन जाएगा तो आपका इनकम भी वहाँ डाउन होगा, आपका इन्वेस्टमेंट भी बर्बाद होगा। लेकिन लॉन्ग ड्यूरेशन में ये हमेशा फ़ायदेदायक होता है। लेकिन अच्छे एडवाइज़र से एडवाइस लेके ही इन्वेस्टमेंट में जाना चाहिए, जिसका गुडविल मार्केट में अच्छा हो, जिन्होंने अच्छा रिटर्न लिया है। आदमी हम नॉर्मली एलआईसी समझते हैं, एलआईसी होना चाहिए। एलआईसी आपकी लाइफ को कवर करता है। यदि आपके साथ कुछ मिसहैपनिंग होती है, तो वो आपकी लाइफ को फैमिली को सपोर्ट करेगा। लेकिन एलआईसी के अलावा आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए कि मेरी एलआईसी में एक लिमिट है, लेकिन इन्वेस्टमेंट अलग-अलग तरीके के। अब देखिए गोल्ड हमने आज से 10 साल पहले का गोल्ड का ले लिया, 5 साल पहले का गोल्ड का रेट क्या था? आज का रेट देख लीजिए। रिस्क भी था, लेकिन कब कौन-सी चीज़ जंप करेगा, इसके बारे में आपको मार्केट को समझना पड़ेगा। आज सब चीज़ में इन्वेस्टमेंट होता है, कमोडिटी में होता है, शेयर्स में होता है, म्यूचुअल फंड में होता है। आदमी को सीखना चाहिए। शेयर्स हो गया, कमोडिटी टेक्निकल वर्ड होते हैं। इसके लिए आपको नॉलेज होना चाहिए उस फील्ड का। यदि नॉलेज नहीं है तो आप उसमें मत जाइए। आप नॉर्मल थिंग में जाइए, एसआईपी वगैरह में जाइए। और यदि शेयर्स मार्केट का नॉलेज है, अच्छा आप जानकारी रखते हो या सीखो उससे और उसके बाद मार्केट में उतरिए। कुछ नुकसान तो होगा, कहीं फ़ायदा होगा, लेकिन आप ओवरऑल अच्छे से लॉन्ग टाइम के लिए कीजिएगा, तो हमेशा फ़ायदा होगा। यहाँ पे हम लोग इंट्राडे में लग जाते हैं ना, आज लगाएँ कल ही अमीर बनना चाहते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम यही है, यूथ में यही है कि मुझे बहुत तेज़ी से ग्रो करना है। दुनिया में तेज़ी से कुछ नहीं होता है। यदि हम लोग इंसान धरती पे आते हैं तो हमें भी 9 महीने का समय लगता है। तो सबका एक प्रोसेस है। आपको रातों-रात कोई भी सक्सेस नहीं होता है, टाइम लगता है। सर क्या स्कूल और कॉलेज में हमें पैसा कमाने और मैनेज करने का सही एजुकेशन मिलता है? मिलता तो नहीं है। और अगर आज का यूथ इसका सही एजुकेशन जो है वो अगर लेना चाहे तो कहाँ से कैसे ले सर? अम, देखिए आज के हमारे जो एजुकेशन सिस्टम है हमारे भारत की, इसमें प्रैक्टिकल बेस्ड कोई भी चीज़ नहीं होता है, सब थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। इनोवेशन नहीं होता है, इनोवेटिव चीज़ें नहीं सिखाई जाती है कि कोई कुछ चीज़ सीखे। आप हमारे पड़ोसी देश चाइना ले लीजिए, जापान ले लीजिए, बहुत ऐसी कंट्रीज़ हैं, जहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो चुका है आज की डेट में, जो कि प्रैक्टिकली सबको लाइफ में प्रैक्टिकली यूज़ करते हैं वो। हम लोगों को पहले एजुकेशन लेना होता है, एक सर्टिफिकेट लेना होता है, उसके बाद अर्निंग करनी होती है, फिर जाके हम इन्वेस्टमेंट के लिए सीखते हैं। हमें स्टार्टिंग से ये हैबिट ही नहीं बनाया गया है हमारे इंडिया में। तो इसीलिए हम लोग इसके लिए मतलब फ्रेंडली नहीं है। हम लोग को समझ में नहीं आता है। आज बच्चे लोगों से कोई भी समझ में नहीं आता कि अर्निंग क्या होती है, पैसे क्या होते हैं। हाँ, पेरेंट्स उसको कुछ देते हैं, वो अपनी मनी बैग में रखते हैं, तो वो अलग चीज़ है। लेकिन यदि उन लोगों को सिखाया जाए, तो हमारे देश आज जिस तेज़ी से बढ़ रहा है, इससे कई गुना तेज़ी से और आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम लोग इनोवेशन की तरफ जा ही नहीं रहे। कोई चीज़ सोच ही नहीं रहे कि हमको क्या करना है। हम बच्चे को बस वही स्टीरियोटाइप का जो हमारा चला आ रहा है एजुकेशन, हम पहले ग्रेजुएशन मैट्रिक करो, मैट्रिकुलेशन प्लस 2 करो, फिर ग्रेजुएशन करो और आगे बढ़ो। ये चीज़ कुछ चीज़ हम लोग कुछ नया चीज़ सीख नहीं रहे हैं। जापान आप देखिए, वहाँ छोटे-छोटे बच्चे टेक्नोलॉजी में क्या-क्या नहीं कर लेते हैं। वो स्कूल में पढ़ाया जाता है। हाँ, स्कूल में पढ़ाया जाता है। वो डेवलप कर लेते हैं। आप हम लोग के लिए सोच नहीं सकते हैं। हम लोग वो लोग ऐसे-ऐसे प्रोग्रामिंग कर रहे हैं अभी से। हम लोग कहाँ पे हैं? हम लोग यहीं हम लोग अपने धर्म जाति इसी में बटे हुए हैं। यही सब से सीख रहे हैं। ये सीखना ज़रूरी है, ये होना चाहिए। धर्म जाति का अपना नॉलेज होना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें आज के दौर में टेक्नोलॉजी के साथ आगे भी बढ़ना चाहिए। और ये सारी चीज़ें हमारे स्कूल्स लेवल में, कॉलेज लेवल में आना चाहिए। और अभी जब तक ये चीज़ें गवर्नमेंट नहीं सोचती है इसके तरफ, तो या छोटे बच्चे तो इस पर भी नहीं कुछ कर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो 10th पास कर चुके हैं, 11th पास टीनेजर्स कर लेवल चुके हैं, के। टीनेजर आप कह सकते हैं। तो उनको अपने पेरेंट्स से, अपने रिलेटिव से इसके बारे में सीखना चाहिए। और पेरेंट्स को भी चाहिए कि बच्चे को सिखाए, उसका अकाउंट्स खोल दे, उसको उसमें पैसे जमा कराने सिखाए, उसको ले जाके कहे कि देखो तुम्हारे इस पैसे को मैंने तुम्हारे नाम से एफडी कर दिया, ये इतने सालों में इतने हो जाएँगे। तो वो उससे सीखना सीखेगा कि हाँ, पैसे को मैं जमा करता हूँ तो वो पैसे से पैसे कैसे बनते हैं। ये सीखने का हैबिट बनेगा। लेकिन ये आपको अभी सिर्फ़ अपने सराउंडिंग जो आपके रिलेटिव्स हैं, आपके पेरेंट्स हैं, आपके रिश्तेदार, उन्हीं से आपको ये सीख मिल सकती है। क्योंकि कोई सिस्टम तो हमारे पास आ गया। पेरेंट्स को भी यही बताना चाहिए सर कि कोई एक काम पे फोकस करना सिखाना चाहिए कि उससे अर्निंग स्टार्ट हो जाए। बिल्कुल, आप देखिए आप फ़ोकस तो होना ही चाहिए। फ़ोकस आप
काम में से देखिए, इन्वेस्टमेंट कभी भी एक तरह नहीं करना चाहिए। आप भी कुछ इन्वेस्टमेंट किए ही होंगे, तो आपको सिर्फ एफडी में, एलआईसी में या एसआईपी में नहीं, उसको बाइफरकेट करके आप रखिए। मानिए कि कोई एक चीज डूबता है तो बाकी 2 चीज तो बचे रहेंगी। आप मैं जाके सारा पैसा शेयर मार्केट में डाल दूं, कल शेयर मार्केट क्रैश कर जाए तो मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। तो हम देख सकते हैं कि आपको बाइफरकेट करना पड़ेगा अपने इन्वेस्टमेंट को, कि मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट 100 रुपए करना है, तो 20 रुपए यहाँ करना है, 25 यहाँ करना है, 15 यहाँ करना है, ऐसे करके मुझे बांटना होगा कि कभी मान लीजिए कि अनवांटेड सिचुएशन आए तो मैं उसको हैंडल कर सकूं। और इन अपने हम लोग जब बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे ना, तो बच्चे जरूर सीखेंगे। आप देखिए, मेरा बेटा है, मैं बताता हूँ, वो इतना क्वेश्चन करता है कि लेकिन मैं कभी इरिटेट नहीं होता हूँ। मैं उसके हर क्वेश्चन का जवाब देता हूँ और उसको हैबिट मैंने ही डाला है कि तुम पूछो जो पूछना है। अब मानिए कि उन्होंने पूछ लिया इसी के बारे में, माइक के बारे में, तो ये क्या है, क्या-क्या यूज़ है, जितना भी मुझे नॉलेज है, मैं उसे ऐसे ही धीरे-धीरे करके बता देता हूँ। तो उससे होता है कि उसको क्यूरियोसिटी जगती है कुछ चीज़ समझने के लिए। कोई जानने चीज़ की। वो नया चीज़ देखता है तो उसके बारे में वो जाता है, ये क्या है, सीखना है मुझे। तो ये हैबिट जब आप डेवलप कर लीजिएगा, तो हर घर में आईएएस, आईपीएस सबका निकलेगा। आप देख लीजिएगा आने वाले समय में। बहुत ऐसा तो ये आपको करना होगा, अपने बच्चों के लिए करना होगा। और ये आप हैबिट बनाइए कि बच्चों का जिज्ञासा जगाइए, हर चीज़ जानने का। तो जब सर वो जैसे कि हम यहाँ पे ये जानना चाहेंगे, मान लीजिए कोई बच्चा है, 10th या 12th पास किया, हुँ, 12th पास किया, हुँ, इसके बाद हर पेरेंट्स चाहते हैं कि वो अब आप मतलब पॉकेट मनी वो कुछ निकाल सके अपने काम से। हुँ। तो वो काम कैसे अपने मतलब कैसे सिखाए उसको कैसे देखिए, कि 2 काम चीज़ कैसे होता है, बढ़े? आप समझिएगा। आप कह रहे हैं कि उनको पार्ट टाइम काम करके हाँ। अपना खर्चा अपने निकालना चाहिए। हुँ, ये 2 चीज़ होते हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं जो कि कैपेबल नहीं होते हैं। हुँ, तो बच्चों के पास ऑप्शन नहीं है कुछ, कि उसको यदि आगे बढ़ना है तो वो पार्ट टाइम कुछ, कोई ट्यूशन ले रहे हैं, कोई जॉब कर रहे हैं, कोई पार्ट टाइम कम जॉब कर रहे हैं, कोई फुल टाइम कर रहे हैं। ऐसे करके वो पैसे निकालते हैं हुँ, और वो अपने एजुकेशन के लिए, अपने ग्रोथ के लिए इन्वेस्ट करते हैं। हुँ, लेकिन जो पेरेंट्स कैपेबल हैं, तो कम से कम उसके एजुकेशन लेवल तक उनको सपोर्ट कीजिए। क्योंकि एक बार जब लाइन डाइवर्ट हो जाता है ना, आप 2 पाँव नाव पे पैर रखते हैं, हुँ, तो जो क्वालिटी आप में है, वो खिल के बाहर नहीं निकलती है। हुँ। कुछ चीज़ में कंप्रोमाइज़ हो जाता है। बढ़ जाता है फिर। हाँ, कंप्रोमाइज़ हो जाता है। हुँ, आपका बच्चा बहुत अच्छा कर सकता था, लेकिन उसको काम करने के कारण वो नहीं कर पाया या पीछे रह गया थोड़ा। हुँ, तो इसके पीछे होता है कि उसके पास टाइम नहीं था, उसके पास वैसा माहौल नहीं था, उसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड उतना मजबूत नहीं था, जिससे कि वो अपने आप को कुछ वो अच्छा कर सके। हुँ, लेकिन जो पेरेंट्स, प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा, कैपेबल हैं, हुँ, उनको कभी भी बच्चे को एजुकेशन के समय एक्स्ट्रा इनकम के पीछे नहीं भेजना चाहिए। हुँ, उनको सिर्फ़ अभी अपने करियर के पे फ़ोकस करना चाहिए। हाँ, सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेनिंग वग़ैरह होता है। हुँ, आप आर्टिकलशिप करते हैं, आप लोग का समर ट्रेनिंग होता है, विंटर ट्रेनिंग होता है, हुँ, कॉलेज कराते हैं। उसमें अर्निंग नहीं होता है, स्टाइपेंड मिलता है। लेकिन आपको सीखता है, जैसे कि कोई एडवोकेट है, तो उसको एडवोकेट की पढ़ाई करा एलएलबी कर रहा है, तो वो जाता है कोर्ट, समझता है कि कैसे हियरिंग होता है, कैसे फाइल बनते हैं, हुँ। कैसे केस को स्टडी किया जाता है। तो वो प्रैक्टिकल सब, नॉलेज। हाँ, वो प्रैक्टिकल कराते हैं। वो कम भेजते हैं कि आप जाइए, आप वहाँ पे जाके ट्रेनिंग करके आइए। सीए में भी हम लोग जो सीखा है, तो इसमें भी ट्रेनिंग 3 साल का होता है। हुँ, हम लोग को तभी वहाँ पे स्टाइपेंड मिलता है, जो बहुत मामूली होता है, 2-4 हज़ार, 5 हज़ार हुँ, रुपए महीने मिलते हैं। उसमें हम लोग जाते हैं सिर्फ़ सीखने के लिए। वो स्टाइपेंड सिर्फ़ इसलिए है कि आपके यूनिफ़ॉर्म, आपका हुँ, कॉन्वेंस वगैरह, ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा निकल सके। हुँ। 5,000 4,000 में आज होता क्या है? बड़े शहरों में तो कुछ भी नहीं होता है। तो उनको सीखना होता है, उसके लिए जा रहे हैं, तो वेल एंड गुड, आपको जाना ही चाहिए। क्योंकि वो नहीं सीखिएगा तो हुँ, आपका, मैंने पहले बोला ना कि स्किल ज़रूरी है, स्किल आपके पास नहीं हुँ। आएगा। उसके बाद अब एक्सपर्टीज़ आपको वहीं से मिलते हैं, जब प्रैक्टिकल कोई चीज़ देखते हैं। थ्योरेटिकल आपके नॉलेज को बढ़ाता है, प्रैक्टिकल आपके स्किल को बढ़ाता है। सर सोशल मीडिया में जो आजकल लग्ज़रियस लाइफ़स्टाइल दिखाते हैं लोग, हुँ, तो आप रियल फाइनेंस देखते हैं लोगों का, हुँ। तो उसमें वो जो लाइफ़स्टाइल दिखा रहे हैं, वो सच में सस्टेनेबल है या फिर सिर्फ़ दिखावा है, छलावा है? देखिए, सोशल मीडिया, जहाँ तक मैं आज की सोशल मीडिया की बात करूँ, जी। तो सोशल मीडिया में कोई इंटरेस्ट क्यों लेता है? क्योंकि उसे वो चीज़ दिखाई जाती है जो वास्तविकता से कोई संबंध नहीं होता है। बहुत अच्छा। रेयर केस में वास्तविकता होती है। हुँ, कोई आदमी दिखा रहा है कि मैं वर्ल्ड टूर पे निकला हूँ, हुँ, कोई ये निकला हूँ। एक्चुअली कुछ होते हैं कि जाते हैं, लेकिन वो डालते नहीं हैं।
और जो माने कि पूरी लाइफ में पहली बार कहीं बाहर निकला है, अब वो चीज वीडियो डालते हैं। वैसे एक नहीं हजारों आदमी होते जानते हैं। तो बच्चे को लगता है कि यही लाइफ स्टाइल है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसने पूरे लाइफ में एक किसी को एंजॉय ट्रिप को किया। फाइनेंस करके वो गए हैं, इसी ट्रिप पे गए हैं। तो वो बच्चे के दिमाग में बैठने लगता है कि दुनिया ऐसी ही है, हम लोग पीछे हो गए हैं। तो वो उसके पीछे भागता है। देखिए सब चीज आता है, समय के साथ सब चीज मिलेगा आपको। आपको बच्चे को समझना होगा कि ये अभी पढ़ाई का समय है, तो अभी हमको पढ़ना है। काम करने के समय में काम करना है, और जब एन्जॉयमेंट का समय आएगा, घूमने का समय आएगा, आप घूमोगे। ये हर इंसान करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया ने ऐसा बना के रख दिया है ना कि लगता है कि दुनिया ही यही है। मतलब आज कोई भटकाव बहुत बंदा ज्यादा बढ़ गया है। हाँ, बिल्कुल। वो वास्तविकता से उसका संबंध नहीं होता है। मतलब वो एक्चुअली तो होता है, लेकिन वो रेगुलर बेस पे नहीं होता है। और बच्चे लोग सोचते हैं कि ये रेगुलर ऐसी ही लाइफ चलती है। वैसी लाइफ नहीं होती, चाहे मुकेश अंबानी खुद क्यों ना हो। वो भी रेगुलर घूमते फिरते नहीं रहते, उनको भी काम करना पड़ता है। तो वो सबसे रिचेस्ट आदमी है, उनको भी काम काम तो सबको करना पड़ता है। और जब आपका समय, आपका छुट्टी का समय है, आप फ्री हो, तभी आप जाके ये सब एंजॉयमेंट करते हैं। लेकिन सब स्टेप बाय स्टेप आता है। आप अभी बच्चे हो, छोकम में टीनेजर हो, आप सीधे जा रहे हो वहां पे जहाँ पे मुकेश अंबानी को पहुंचने में 40 साल लगे, 35 साल लगे। तो आपको इतना बड़ा जंप आप करना चाहते हो ना, इसी के लिए लाइफ बर्बाद होती है। आप चलो अभी पढ़ाई करो, फिर आप जो काम में जाओ, आप अपना काम कर रहे हो, फिर जॉब कर रहे हो, जो भी कर रहे हो उसमें इन्वॉल्व हो। मतलब उसमें उतना बड़ा अपना जंप के लिए उतना बड़ा टाइम भी चाहिए। हाँ, टाइम चाहिए। समय के साथ सब चीज सबको मिलता है, यदि वो ईमानदारी से अपने काम में लगा रहेगा तो उसको सब चीज मिलेगा। ये भोलेनाथ की नगरी देवघर है, सबको सब चीज मिलता है। मिलता जो पछताता ही है जो इसने गलत तरीके को यूज किया, जो सही वे में नहीं जाते हैं, जिसको समझ में नहीं आता कि हमको ये चीज, आपको पढ़ाई करना है, आप कमाने के लिए चले गए। आपको अभी काम करने की जगह वो है, आप घूमने के लिए चले गए। आपको सोने का समय है, आप जग रहे हो। तो ऐसे काम नहीं चलता ना। आपको डिसिप्लिन लाइफ जीना पड़ेगा। डिसिप्लिन में आ जाइए, समय के साथ सब चीज आपको मिल जाएगा। एक डिसिप्लिन काम को लेके आप जितना फोकस्ड रहिएगा, ना उतना कम टाइम लगेगा सक्सेस बिल्कुल हासिल बिल्कुल, करने में। आप अपने काम पे फोकस रहिए, ऑनेस्ट रहिए, काम को अपना मतलब कि मतलब होता है ना कि भगवान मानते हैं काम को हम लोग। आप ये ऑनेस्टी से अपना काम कीजिएगा, कर्म ही वो पूजा है। आपको बाय प्रोडक्ट के रूप में आपको रिटर्न जरूर देगा। बाकी अर्निंग करना, मैं बात हमेशा कहता हूँ, अर्निंग बाय प्रोडक्ट है। आपका काम पे फोकस कीजिए, काम आपका अच्छा होगा, अर्निंग अपने आप आएगा। और मैंने सर कहीं पे ये पढ़ा था कि आपका फोकस जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा एक काम पे, हम्म, आपको सक्सेस के लिए टाइम उतना कम लगेगा। बिल्कुल। देखिए आज की डेट में क्या है कि आप कोई मूवीज देखते हैं या बच्चे कोई मूवीज देखते हैं, आप देखिएगा मूवी का पूरा कंटेंट लगभग उसको याद हो जाता है। हुँ, आप उसको एक सिंपल एक छोटे से पेज का कोई चीज याद करने दीजिए, वो कई घंटे लगा देता है, फिर भी वर्ड टू वर्ड याद नहीं रहता है या फिर भूल जाता है। अंतर क्या है दोनों में? जब आप मूवी देखते हैं ना, तो आपको फोकस रहता है सिर्फ मूवी के ऊपर। आप अगल-बगल क्या हो रहा है कुछ आपको पता नहीं चलता है। लेकिन पढ़ाई के समय में आपका डिस्ट्रैक्ट होते हैं बहुत ज़्यादा माइंड, इधर-उधर भाग। जो फोकस बना लिया, वो लाइफ में सबसे जल्दी सक्सेस होगा। उसको हर चीज़ लाइफ में ईज़िली ब लगेगा कि कहते हैं ना कि परोस के दे देना, वैसे आ जाएगा उसके हाथ में। यदि उसका फोकस एकदम क्लियर है। यदि कैमरा आप देखते हैं, आपका कैमरा यदि फोकस क्लियर होता है तो पिक्चर कैसे क्लियर आ जाता है? बिल्कुल। तो आपको फोकस क्लियर करना ही पड़ेगा। तो वही चीज़ है, यदि आप पढ़ाई की स्टडी पे फोकस क्लियर कीजिए, अपने करियर पे फोकस कीजिए, तो आप जो चाह रहे हैं उसका अचीवमेंट आपके हाथ में ईज़िली आ जाएगा। फोकस गड़बड़ाता है और ये इस हर सेक्टर में लागू होता है, चाहे बिल्कुल, पढ़ाई बिल्कुल। पढ़ाई रहे चाहे या आप फिर काम कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, हर चीज़ में कोई भी सेक्टर। आपको फोकस करना होगा। पहले चीज़ आपको जो चीज़ आपका मेन स्ट्रीम लाइन है, उसको आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना है वहाँ पे, उस पर। कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। आप कंप्रोमाइज़ करने लगते हैं इसीलिए आप पीछे जा रहे हैं। चलो अरे यार आज नहीं कल करते हैं, कल नहीं अरे चलो आज ये काम नहीं, चलो ये काम पहले कर लेते हैं। और डिस्ट्रैक्ट होता है, हर आदमी होता है, हम लोग भी होते हैं। हम लोग बचपन में ही समझते थे। वहाँ पे काम आता है डिसिप्लिन। बिल्कुल, बिल्कुल। आप एक चीज़ देखिएगा कि हर जब मोड़ पे आप कुछ भी सोच रहे हैं, उसका 2 व्यू होता है। एक व्यू ईज़ी लगता है जो आपको अट्रैक्ट करेगा मेरी तरफ आओ, और एक थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा तो आदमी उधर जाता है ईज़ी की तरफ। लेकिन ईज़ी हमेशा आपको बुलाएगा, स्टार्टिंग में आपको अच्छा लगेगा। आप डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस होइए और अपने काम में लगे रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। सर किसी की एज अगर 20 से 25 साल की है और वो इन्वेस्टमेंट और अर्निंग कोई फिक्स एज है?
हाँ, मतलब इन्वेस्टमेंट किस एज में शुरू स्टार्ट हाँ करना चाहिए? हाँ हाँ देखिए, नॉर्मली क्या होता है कि आदमी सोचता है कि यार अभी तो मैं काम करना शुरू ही किया हूँ, हम्म, अभी मेरी अर्निंग कम है, 2 साल बाद इन्वेस्टमेंट शुरू करूँगा, 4 साल बाद करूँगा, 5 साल बाद करूँगा। ऐसे करके वो डाइवर्ट करते हैं उन बातों को। हम्म, लेकिन मेरे यदि मैंने अपनी लाइफ से जो सीखा है या मुझे जो एक्सपीरियंस है, यस हाँ एग्ज़ैक्ट आप बोले ना तो 22 से 25 साल की एज में हम्म, हर बच्चे को इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर देना चाहिए। छोटा ही कीजिए, आप कंटिन्यू रखिए। ये यदि आप इन्वेस्टमेंट आपका या हैबिट बन जाता है, तो आपके आफ्टर 40 या 45 आपके पास एक इतना बड़ा फंड्स होगा हम्म, कि आप सोच नहीं सकते हैं। यदि आप रेगुलर बेसिस पे इन्वेस्टमेंट करते हैं, हम मंथली बेसिस पे, हम्म, तो यदि 22 की एज से स्टार्ट कर देते हैं, 23 से स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका वो बैकबोन बन जाएगा भविष्य में। फिर आपको लगेगा कि नहीं, मैंने सही समय में सही। हम लोग का प्रॉब्लम्स है कि हम लोग 25, 26, 27 में शादी करते हैं। हम्म, 2-4 साल शादी के बाद अपना लाइफ सेट करने में लगाते हैं। 30 के हम्म, बाद 32 के बच्चे हो जाते हैं, बच्चे के पीछे लगते हैं। हम्म, 32-33 में इन्वेस्टमेंट के लिए प्लान करते हैं, 28 से लेके 32 के लिए। तो हम्म, उसमें 8-10 साल निकल जाता है। और उस 8-10 साल में आपके ऊपर लायबिलिटी कुछ नहीं होती है, हम्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं होती है। अब हम्म। वो समय आप अच्छा सेविंग कर सकते हो, लेकिन आप वेस्ट कर देते हो उसको। वो यानी कि गोल्डन पीरियड है वो गोल्डन पीरियड। इन्वेस्टमेंट के लिए हाँ, वही और होता उसी है। को देखिए, गंवा दे रहे आप हैं। एक समझिएगा, हम्म, सिंगल बंदा कोई है, तो उसके पास ना ही घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, नहीं बाहर की, मैक्सिमम टाइम हम्म, में। पेरेंट्स सब वो अपना चला देते हैं। हम्म, आपकी अर्निंग सिर्फ़ आपकी है, लेकिन आप उसको कहाँ वेस्ट कर रहे हो? हम्म, घूमने में, नए-नए स्मार्टफ़ोन, हम्म, एंड्रॉयड फ़ोन, एप्पल, बाइक कैब, कार्स बाइक, कार, हम्म, सब चीज़ में इन्वेस्ट। ज़रूरत है, लेना है, एक लीजिए, एक बाइक आप ले लीजिए, एक कार ले लीजिए, सही है, लेकिन उसके साथ इन्वेस्टमेंट भी कीजिए। हम्म, उस समय आपके पास कोई खर्चे नहीं है। आप एकदम, जब आपकी फैमिली लाइफ़ शुरू होगी ना, तो धीरे-धीरे में इतने खर्चे आ जाते हैं हम्म, कि आपको लगेगा कि क्या ये आ गया, एकाएक मैनेज नहीं कर पाइएगा। हम्म, कुछ समय लगता है। हर आदमी जो अभी जो शादी हो चुकी है जिसकी, या जो फैमिली लाइफ जी रहे हैं, वो हम्म, समझ रहे होंगे मेरी बात को कि कैसे स्टार्टिंग में प्रॉब्लम्स आते हैं, मैनेज नहीं होता है। लेकिन हम्म। फिर धीरे-धीरे करके वो लोग मैनेज करते हैं। और यदि तब आपका तक उम्र फिर बढ़ यदि जाता आप इन्वेस्टमेंट स्टार्टिंग से करते हैं, है। तो वैसा प्रॉब्लम आएगा तो आपका इन्वेस्टमेंट सपोर्ट करेगा ना। हम्म। उसके अर्निंग सपोर्ट कर देगी मतलब एक इन्वेस्टमेंट। बैकबोन बन के खड़ा बिल्कुल, रहेगा आपके बिल्कुल। पीछे। इसीलिए सही बात इन्वेस्टमेंट है। 22 से 25 की एज में करना ही चाहिए हर आदमी को, हम्म। स्टार्ट कर देना चाहिए। चाहे वो 100 रुपए से क्यों ना हो। हाँ, जो भी हो, अमाउंट मैटर नहीं करता। हम्म, आज आप 100 करोगे, कल आप 10,000 करोगे। आपको हैबिट बनाना है कि मैं इन्वेस्ट करूँगा, हम्म। बस यही करना है। वो हैबिट मायने रखेगा सब। बहुत। यदि आपको हैबिट नहीं है, आप पैसे नहीं जोड़ सकते। बिल्कुल सर। सर आपके एक्सपीरियंस में सबसे ज्यादा मुश्किल क्या है, पैसा कमाना या फिर पैसा बचाना, पैसा संभालना? अ, पैसा सँभालना ज़्यादा ज़रूरी होता है। कमाता तो सब है, हर हम्म, आदमी कमाता है। हम्म, कुछ ना कुछ, कोई कम कमाता है, कोई ज़्यादा कमाता है। लेकिन पैसे को सँभाल के रखना, हम्म, ये बहुत आपको प्लानिंग से चलना पड़ेगा। यदि आप प्लानिंग से नहीं चलते, तो आपका पैसा कभी आपके पास टिकेगा नहीं। अच्छा। आपको हर हमेशा लगेगा कि मेरे पास फंड का शॉर्टेज है। हम्म। हाँ, ये एक कॉमन मतलब इशू है ये लोगों के बीच कि पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता नहीं। ठीक। देखिए, पैसे को कमाने में मेहनत नहीं लगता है, हम्म, उसको सँभालने में मेहनत लगता है। आपका दिमाग उसको सँभालने में लगेगा ज़्यादा। आप पैसे कमा के लाइए, आप, क्या होता है क्या, लग्ज़री लाइफ़ ना, हर आदमी चाहता है कि मैं लग्ज़री लाइफ़ जिऊँ, हम्म, और जीने की कोशिश भी करता है। लेकिन क्या होता है कि आप, मानिए कि मेरा अभी साइकिल खरीदने का मेरी कैपेसिटी है, हम्म, मैं लोन लेके कार खरीद लूँ हम्म, और मैं ईएमआई में भरता जाऊँ, तो हम्म, मैं तो गड़बड़ाऊँगा ही ना। जो आपकी कैपेसिटी है, उसके हम्म, अकॉर्डिंग चलिए। हम्म, आप कैपेसिटी से बाहर निकल जाइएगा, तो फिर आप पैसे को गड़बड़ नहीं रख होगा फिर। पाइएगा, और आपके पैसे से दूसरे अमीर होंगे। बैंक अमीर होंगे, साहूकार अमीर होगा, हम्म, कंपनियाँ अमीर होगी, और आपसे ही लेके चलते हैं। आप लोग विश्वास नहीं कीजिएगा, हम्म, लड़का बच्चे लोग जॉब लेते हैं 22, 24, 25, 30 के, 28 की एज में, और जॉब लेने के 1-2 साल के अंदर वो घर खरीद लेते हैं। घर खरीद लेते हैं, 50 लाख का घर खरीद लिया, 60 लाख का घर खरीद लिया। हम्म, और यदि वो 20 साल लोन चलाते हैं, 25 साल लोन में पेमेंट करते हैं, तो आपको विश्वास नहीं होगा, वो 50 लाख का 1.5 करोड़ पेमेंट करते बाप रे हैं। बाप। 1 करोड़ 50 लाख रुपए पेमेंट लेता है वो 50 लाख का बैंक। आप देखिएगा इसका कैलकुलेशन 25 साल का।
बाप रे! 8% 8.5% की रेट ऑफ उसका तो इंटरेस्ट सर है। पूरा मतलब कि लेकिन यहाँ पे प्लानिंग की कमी है। आप एक चीज समझिए, यदि मैंने 50 लाख का लोन लिया तो 50 लाख पे ईएमआई लगभग मेरा 47-48 हजार रुपये हुआ। अब 47-48 हजार में मैंने घर ले लिया और घर में मैं रह रहा हूँ, और वो घर मेरा ही नहीं है, वो बैंक का है जब तक मैं उसका लोन कंप्लीट नहीं कर देता हूँ। पेपर्स वगैरह सब उसके पास अगर होते बीच में चुके तो फिर गया हैं। वो गया, वो बेच के अपना रिकवरी कर लेगा। और तो पैसा भी आप गया। जो जितना पैसा बैंक को दे रहे हो, उसी फ्लैट को यदि आप किराए पे लेने जाओगे तो आपको 18-20 हजार 15 हजार में मिल जाएगा। तो आप जिसके लिए 47 हजार अगले 25 साल के लिए दोगे, 45-47 हजार रुपये 25 साल के लिए दोगे, आप 18-19 हजार 20 हजार में आप उसको एफोर्ड कर सकते हो। तो हम तो बेवकूफ है ना। और यदि वही कि 18-20 हजार में हमारा काम हो रहा है, फिर भी हम 45 हजार दे रहे हैं, क्यों? एक तसल्ली है कि मेरा घर है। भाई वो तुम्हारा घर नहीं है, सिर्फ एक सोच के लिए। हाँ सोच के, वो घर नहीं है। आप 25-15 हजार 20 हजार के रेंट पे रहो, जो बैलेंस बच रहा है उसको आज सेव करो। आप 10 साल में कैश में घर खरीद लोगे, इतना पैसे आपके पास हो जाएंगे, आपको 25 साल पैसे देने ही नहीं पड़ेंगे। अब मारवाड़ी से सीखो, मारवाड़ी कभी भी घर पहले नहीं खरीदता है। यदि उनके पास घर नहीं है, वो धंधे में पैसे लगाते हैं। बोलता है धंधा है तो घर चल जाएगा, घर का किराया आ जाएगा, घर से धंधा कमाई नहीं सबसे होगी। फर्स्ट उनके लिए तो तो ये मारवाड़ी से सीखना चाहिए। मारवाड़ी लॉबी को देखिए, वो लोग धंधा सीखते हैं। वो मारवाड़ी से आप कभी अच्छे मारवाड़ियों से मिलोगे, मतलब जो इनको नॉलेज है, वो कहते हैं कि मैं धंधो आता है दादा, हम धंधो करते हैं। उनको धंधा आता है। सबसे बढ़िया धंधा मैं मानता हूँ कि मारवाड़ियों को आता है, कैसे वो करते हैं। हम लोग चलते हैं ऐसे ऐसे काम कर लेते हैं जिसके लिए हम अगले 25 साल तक बन जाते हैं, 30 साल तक बन जाते हैं। हमारी अर्निंग सारी आती है, उठ के चली गई है हमारी पे, हम कुछ सोच नहीं सकते हैं। जैसे कि आपने बन पहले चुके बोला कि कोई दूसरा अमीर हो रहा है हाँ, हम लोगों के पैसे से। आप सोचो कि आपकी इनकम कितनी भी हो, आप 50 लाख का लोन ले लोगे, आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे। आप उसको बढ़ते बढ़ते आपकी हालत 25 में आपने जॉब लिया, 26 में 25 साल का लोन लिया, पूरा साल आपने चलाया, 50 तो ऐसे ही निकल गए। 50 के बाद आपका घर आपके हाथ में आया, एज आपका 50 निकल गया, 60 तक काम करते करते आदमी की हालत खराब हो जाएगी, जैसा लाइफ स्टाइल है, तो आपने जिया कहाँ? तब तक बेटा अगर जवान हो गया तो बेटा को दूसरा घर चाहिए, बिल्कुल उस घर में मजा नहीं आएगा उसको। बिल्कुल। अब उसके बाद आपके बच्चे लोगों का समय आ जाएगा, आप उसके पीछे पैसे लगाओगे, उनके भविष्य के पीछे। अब वही चीज, वही फैसिलिटी, वही घर आपको 15 हजार में 20 हजार में किराए पे मिल रहा है, आप लेना नहीं चाहते हो। क्यों? एक वर्ड जुड़ा है कि हम किराएदार, इसके लिए। भाई आप किराएदार अपने घर में भी हो, बैंक के किराएदार हो, और वो आपका ऑनरशिप तभी आएगा जब आपका लोन कंप्लीट होगा। तो ये सोच का फर्क है, सोच बदलनी चाहिए हर आदमी को, तभी जाके आप ग्रो कर पाइएगा। लोन के चक्रव्यूह में आप फंस गए तो आप लोन लोन करते रह जाइएगा, लोन और एलोन, एलोन रह जाइएगा और लोन चलते रहेगा। वाह चलिए सर, आपने रिच और मिडिल क्लास दोनों के फाइनेंस देखे होंगे, तो सर रिच लोग ऐसा क्या करते हैं फाइनेंस को लेके जो कि मिडिल क्लास मिस कर रहे हैं वहां पे? दोनों में मेनली डिफरेंस हम देखते हैं हैबिट का। जो अमीर आदमी है उनकी हैबिट होती है, उनकी हैबिट होती है कि लग्जरी लाइफ सेल करके अर्निंग करें। वो लग्जरी लाइफ रिच आदमी। मिडिल क्लास को बेचते हैं, अब वो रिच रिच और रिच होते जाते हैं, अमीर से अमीर बनते जा रहे हैं। अच्छा। हम लोग मिडिल क्लास लोग अमीर आदमी की लग्जरी लाइफ देख के हम उसकी लग्जरी खरीदना चाहते हैं, हम उनके तरह रहना चाहते हैं। उनके पास भगवान ने उतना पैसा दिया कि वो एफर्ड कर सकते हैं, आपके पास अभी नहीं दिया, आप एफर्ड नहीं कर सकते हो। तो उन लोग की हैबिट अलग अलग है, वो आपको सर्विसेज गुड्स बेच के खुद और अमीर होते जा रहा है, और आप अपने मेहनत की कमाई को, लग्जरी को अडॉप्ट करने के चक्कर में उनके खजाने भरते चले जा रहे हो। आपका फंड सब वहां जा रहा है, उनके पास फंड्स कहाँ आ रहा है? आप रिलायंस जियो का ले लीजिए एग्जांपल, फ्री था, हर चीज फ्री। वो क्या किया? स्कीमिंग पॉलिसी लाया, सबको फ्री किया, मार्केट में इंटर कर गया। मार्केट में उसे कोई नहीं जानता था मोबाइल के सेक्टर में या सिम कार्ड के सेक्टर में, तभी एयरटेल, वोडाफोन, आइडियाज, बीएसएनएल, एमटीएनएल, यही आप लोग समझते थे, हम लोग सबसे। आज के दिन में सब गायब हो गए, गायब हो गए क्योंकि उन्होंने क्या बेचा? सपना बेचा। आपको बोला मैं सारा चीज फ्री दूंगा, आपने फ्री के चक्कर में, लग्जरी लाइफ के चक्कर में दौड़ा, फिर जब देखा कि आपकी हैबिट हो गई, फिर आपको चार्जेस लगाना शुरू किए,
आज आपको विश्वास नहीं होगा कि आप ध्यान दीजिए कि 3600 रुपीज़ वो साल के हर मोबाइल यूज़र से ले लेता है। हम्म 3600 रुपये। आराम से सर। हर 900 के अप्रॉक्स में 3 महीने का हम्म, रिचार्ज होता है, 899 का। पर मंथ के हिसाब से जोड़े तो और कुछ ज्यादा ही लगता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और एक चीज़ है, हम्म रिलायंस देखिए, गवर्नमेंट ने पूरे वर्ल्ड ने 30 डे 31 डेज़ का मंथ बनाया। हम्म जियो ने, रिलायंस मोबाइल कंपनी ने उसको 28 दिन का कर दिया। हम्म आज के डेट में उनका मंथ 28 होता है। आप 2 देखो, से 3 दिन गायब हो रहा है। पूरे सिस्टम को बदल दिया। हम्म हम लोग 30 और 31 मंथ समझते थे, अब 28 वो लोग तो कहते हैं 28 दिन में आपको प्लान एक्सपायर हो गया। वो जो 2 दिन है ना, वो 2 दिन नहीं है, वो 24 दिन, 1 महीना हो जाता है गैप पूरे। आपके लिए 12 महीने 13 महीने का साल है, जियो के पॉइंट ऑफ व्यू से या एयरटेल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि उनको कमाना है। तो हर चीज़ का प्लानिंग होता है उन लोगों का। आप जो चीज़ देखते हैं, जो प्लान्स आते हैं, या 28 दिन कर दिया 30 का, इसके पीछे उनका बहुत बड़ा लॉबी होता है, काम करता है, बहुत बड़ी टीम काम करती है। वो आपको हर चीज़ बेच सकता है। और दुनिया में कहा गया है ना कि तुम यदि बेचना जानते हो तो तुम सर्वाइव कर लोगे। गंजे को कंघी बेच के दिखाओ, बेच करके दिखाओ, तुम सर्वाइव कर लोगे। और सोच का अंतर है, मिडिल क्लास का सोच अलग होता है और रिच क्लास का सोच अलग होता है। आपको एक इंसिडेंट, बाटा का नाम सुना है ना? किनका सर? बाटा जब चप्पल बाटा, हाँ। जूताएं बहुत कम आदमी पहनता था, तो वो साउथ अफ्रीका गया, अपने टीम को भेजा, मार्केटिंग हेड को बोला कि मार्केट जरा नया मार्केट वहां पे देख के आओ कि कैसा चप्पल जूते का मार्केट कैसा होगा। वो वहां गए, वहां से वापस आए, तभी शिप पे जाता था आदमी, फ्लाइट वगैरह नहीं होता था, बहुत कम रहता, तो शिप से जाता था, टाइम लगता था। तो वापस आके बोलते सर वहां पे कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है, तो कोई नहीं, वहां बिकेगा नहीं। तो एक जूनियर सेल्स में था कोई, वो ने रिक्वेस्ट किया सर एक बार मुझे जाने दीजिए। बहुत जिद करके वो बोला कि मैं मार्केट देख के आता हूँ। वो वहां पे गया, वहां पे वो रह गया, उसने लेटर भेजा वहां से कि सर यहाँ कोई चप्पल नहीं खरीदता है, पहनता है। तो बोला कि मेरी तो सीनियर तुम्हारा बोल रहा था। तो सर मैं सबको बेच सकता हूँ, आप ऐसा करो 2 सिप माल मुझे फ्री में दो। उसने 2 सिप माल फ्री में मंगाया और उसका लाइफ रखा था 5 महीने से 6 महीने, 5-6 महीने में ये टूट जाए, और उसने फ्री में सबको बांट दिया। हैबिट लगाया पहनने का। जब सबको आदत पड़ गई चप्पल पहनने की और 5 महीने के बाद वो टूट गया, तब बाटा ने वो अपना बिजनेस स्टार्ट किया, सब बंदे को बेचना शुरू किया। तो ये सोच का अंतर होता है, सोच आपका कैसा है तभी हमारे एक को दिखा हुआ मार्केट नहीं है, दूसरे को पूरा मार्केट ही दिखा। अब आदत नहीं है तो आदत दिलवाया, फिर जियो क्या किया, आपको डेटा का आदत दिलवाया, सेम चीज किया। हाँ, 2 जीबी फ्री। आपका आपका उस वो डिसाइड कर रहा है कि आप कितना मोबाइल देखोगे। 2 जीबी फ्री उन्होंने आदत दिलाया, हैबिट हो गई, अब 2 जीबी का पैसे दो। आप क्यों नहीं 5 जीबी का रिचार्ज कराते हो, 2 जीबी का कराते हो? क्योंकि उसने आदत दिलवाई कि आपका 2 जीबी यूज है। आपको अभी आदत वो 5 जीबी तक फ्री कर देता, तो आपकी आदत है 5 जीबी की होती, 5 जीबी डेटा आप यूज करते हैं। तो ये हैबिट है, हर चीज हैबिट में आता है। वो सब चीज आपको बेच सकता है, आप डिसाइड नहीं करते हो कि आप क्या पहनोगे, क्या खाओगे, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड डिसाइड करता है सब चीज के लिए। आप क्या टेक्नोलॉजी यूज करोगे, कैसे रहोगे, सब चीज वो लोग डिसाइड करते हैं। हम लोग कुछ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। और आज पूरा यूथ भी जा रहा है उधर ही। हाँ, जा रहा है। देखिए आपके पास ऑप्शन भी नहीं है, आपको जाना ही पड़ेगा, लेकिन यह है कि मैं अपने कंडीशन पे जाऊं, मैं उनके कंडीशन पे मन नहीं जाऊंगा। फिर भी उन्होंने सर डेटा फ्री अगर यूथ किया। अगर रोकना चाहे तो अपने आप को कुछ हद तक तो रोक ही सकता है, बिल्कुल मतलब बिल्कुल। देखिए जब तक कि वो खुद ना फिसले। उन्होंने डेटा फ्री किया है, यूज तो हम करते हैं ना, वही तो, हाँ, हम कंट्रोल अपने आप में कर सकते कर हैं। सकते हैं। उन्होंने अगर 2 जीबी दिया है, अगर मेरा कम 500 एमबी में ही हो रहा है, तो हम 500 भी यूज करें, बस। तो यही चीज है ना, यही अंतर है। वो लोग जो चीज चाहते हैं वो करते हैं। आज पूरा इंडिया मैच देखना चाहिए, तो ऐसा सिस्टम बना देगा कि 80% 70% मैच बैठ के देखेगा। और एक चीज बताइए, यदि तो आज के डेट में विराट कोहली, अब तो ये लोग रिटायर हो गए, ये लोग सेंचुरी मारते थे, आपको क्या मिलता है? कुछ लेकिन अब काम धंधा सब छोड़ के वहां बैठते हैं। ये आदत बन गई है हमारी, हैबिट। क्रिकेट मैच है, देश। अब एक चीज बताइए, बॉर्डर पे तो कोई जाके नहीं खड़े होते हम लोग, ना। जहाँ पे एक्चुअली खड़ा होना चाहिए। आपका देश प्रेम क्रिकेट मैच में ही दिखता है, दिखना चाहिए, इंटरटेनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए। सर अंतिम अब उस आग पे चलते हैं जहाँ की आज का यूथ जल रहा है। जैसे कि 12 करके
जो भी गांव या छोटे शहर से बड़े शहर मूव करते हैं बच्चे पढ़ने के मकसद से, तो 1-2 साल तक उसके पेरेंट्स घर से सपोर्ट करते हैं उनको। इसके बाद फिर घर में भी कुछ मजबूरियां होती है, गांव घर के पेरेंट्स की भी, तो वो सपोर्ट करना बंद कर देते हैं। इसके बाद जो स्टूडेंट के साथ होता है, वो इस उलझन में पड़ता है, क्या करे? पढ़ाई कंटिन्यू करे? अगर कंटिन्यू करता है तो फिर उसको तो कुछ सोर्स चाहिए इनकम का, या फिर वो पढ़ाई छोड़ दे। 2 ऑप्शन रहता है। तो उसका सर कुछ रास्ता बताइए जो कि वो कंटिन्यू कर सके, अर्निंग भी कर सके और जारी रख सके अपने आप को। देखिए, ये जो क्वेश्चन आप अभी पूछ रहे हैं, ये प्रैक्टिकल बहुत मतलब कि दर्द देने वाला होता है। बहुत सारे ऐसे हमारे जानकार हैं, जूनियर भी थे, हमारे कलीग भी थे, जो हमारे साथ पढ़ाई करते थे। ये प्रॉब्लम हमने प्रैक्टिकल देखा है, अपने आँखों से देखा है, फ़ील किया है कि पेरेंट्स कैपेबल नहीं होते हैं। फिर भी पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि अपने बच्चे को पुश करें, आगे बढ़े। और वो हिम्मत जुटा के अपना कोई खेत बाज़ार गिरवी रख के या उधार लेके या अपना मेहनत बढ़ा के कमा के पैसे भेजते हैं। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो कि टाइम पीरियड में उसको कंप्लीट कर लेते हैं अपने कोर्स। अब वो पेरेंट्स को फिर सपोर्ट करने लगते हैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन बहुत बच्चे होते हैं, यदि वो 1-2 बार मतलब क्रॉस हो जाते हैं, सक्सेस नहीं मिलता है, तो पेरेंट्स के पास उतना पैसा नहीं होता है या रिसोर्सेज़ नहीं होते हैं, तो बाद में पेरेंट्स उनके पास ऑप्शन छोड़ते हैं कि यदि तुम्हें आगे कंटिन्यू करना है तो तुम खुद कर लो, क्योंकि मैं अब कैपेबल नहीं हूँ, या तो तुम वापस आ जाओ। तो ऐसे दो 2 रास्ते वहाँ पे बन जाते हैं कि हमें कंटिन्यू करना चाहिए या वापस बैक टू पवेलियन आ जाना चाहिए। तो देखिए, वापस आना कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। वो तो एक भागना होता रीज़न होता है कि आप किसी भी रीज़न से आप आएँ, अपने फाइनेंशियल वीकनेस से आएँ या फिर आप कर नहीं सके उसके लिए आएँ। जब आप वापस आ जाते हैं ना, तो आपकी दुनिया जिस समय आपने जो छोड़ के जहाँ से गए थे, वहीं से दोबारा स्टार्ट हो जाता है। आप बहुत पीछे हो जाते हैं। उस समय में आप मानो 2 साल पहले या 3 साल पहले आप गए थे, तो आप 3 साल बैक हो जाते हैं। अब वहाँ से आपको कोई नया चीज़ करना है। तो नया चीज़ यहाँ ज़ाहिर है कि आपके पास फाइनेंस इश्यूज़ है, इसीलिए आप वापस आए हैं। तो आप जब भी शुरू कीजिएगा अपने ही गाँव में आके, तो कहीं न कहीं से फाइनेंस तो अरेंज कीजिएगा ही ना, काम करने के लिए, तभी अर्निंग बढ़ाइएगा। तो जो एफर्ट आप वहाँ लगाना चाह रहे हैं, मैं कहता हूँ कि जहाँ पे अभी हैं, आप वहीं पे वो एफर्ट लगाइए। यदि आपको स्टडी और करना है, अभी पढ़ाई बची हुई है, आप कंप्लीट करना चाहते हैं, तो ऐसे बहुत सारे छोटे-छोटे एक्टिविटीज़ हैं, वर्क है, जो आप करके अपने मन कमा के रह सकते हैं। हाँ, आप पेरेंट्स को सपोर्ट नहीं कर पाइएगा, फैमिली को सपोर्ट नहीं कर पाए, लेकिन अपना खर्चा निकाल सकते हैं। जैसे मैं आपको दिल्ली का एग्ज़ाम्पल देता हूँ। दिल्ली में अ, हमारे बिहार, झारखंड के स्टूडेंट को लोग को वहाँ पे वो दिल्ली वाले जो डिलाइट है, जो राजस्थान वगैरह से आके बसे रहते हैं, वो मैथ, साइंस के लिए इन लोग को ढूँढते हैं कि बहुत अच्छे, क्योंकि हम लोग का मैथ इतना मजबूत है कि वो लोग भी हम लोग को लोहा मानते हैं कि नहीं, बिहार के बंदे यदि हमारे बच्चे को मैथ्स का ट्यूशन देंगे, तो वो बहुत ग्रो कर जाएगा। और वहाँ पे घंटे के हिसाब से फीस देते हैं। जैसे कि आपको ₹500 घंटे, ₹300 घंटे, ₹400 घंटे के हिसाब से तो ऐसे 2-4 ट्यूशन लीजिए, जिससे कि आप उतना ही लेना जितना कि आपकी ज़रूरत है। मानिए आपका 10,000 का खर्चा है, तो आपको 10,000 के अर्निंग तक ही काम करना है। बाकी इसलिए नहीं कि आपको अर्निंग नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि अभी आपका मोटिव दूसरा है, आपको पढ़ना है, आपको अपना भी करियर बनाना है। तो आप छोटे-मोटे वो काम कर सकते हैं, ट्यूशन वगैरह लीजिए, जिसमें समय कम लगता है, बच्चे को पढ़ाइए, अर्निंग करके अपना या एक्सपेंसेस निकालिए और जिस पर्पस के लिए आप वहाँ पे गए हैं, उस पर्पस को फुलफिल करके आइए। क्योंकि एक आदमी एक घर में सक्सेस होता है, तो वो एक एक आदमी नहीं, पूरा परिवार सक्सेस होता है और उसके आने वाले जनरेशन भी सक्सेस होता है। और एक फेल्योर होता है ना, तो आने वाले कई जनरेशन उस फेल्योर का कीमत चुकाते हैं। क्योंकि घर वाले हमेशा एग्ज़ाम्पल देते, "ये भी गया था ना, वापस तो यहीं आया, तो तुम जाके क्या कर लोगे?" तो इसीलिए आप अपने लिए नहीं, आप अपने फैमिली के लिए, आने वाले जनरेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। तो ये सोच के आप रहिएगा। और यदि कभी भी मतलब होता है ना कि गलत चीज़ दिमाग में आए कि वापस हो जाते हैं, तो आँख बंद करके अपने मम्मी-पापा की परिस्थिति और उनका चेहरा याद कीजिएगा। आपके एफर्ट डबल लग जाएँगे। सब में होता है, इमोशन सबके अंदर है। और यदि आप चाहते हैं कि उनका लाइफ बदलना है, तो कहते हैं ना, रीस्टार्ट।
आपको रिस्टार्ट करना पड़ेगा। जे कभी लाइफ में देखिए, जब आप कुछ कर रहे हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, अनसक्सेस भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आप हर चीज़ में सक्सेस ही होंगे, कहीं-कहीं अनसक्सेस भी होंगे, फेल्योर भी होंगे। तो इसका मतलब नहीं है कि वो एंड है आपका। वो एक पड़ाव आया, एक बैरियर आया, वहाँ पे आपको रुकना पड़ा। लेकिन आपको वहाँ पे फिर से रिफ्रेश होना, रीस्टार्ट करना है और फिर दौड़ना है। क्योंकि आपका मंजिल जब तक आपको मिले नहीं, दौड़ते रहिए। और थ्री इडियट में बोलता है लाइफ इज़ अ रेस, यदि तेज़ नहीं भागोगे तो पीछे वाला कुचल के निकल जाएगा। तो आप भागते रहिए, समय पे पहुँच जाइएगा, ईमानदारी से पहुँच लगे रहिएगा तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगा। और यूथ को यही कहेंगे कि जो भी कर रहे हैं अपने लाइफ में, एटलीस्ट कोई दुनिया में जाने ना जाने, आपको ज़रूर पता है कि आप सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो यदि आप जो भी कर रहे हैं अपने आप से पूछिए, क्या मैं सही कर रहा हूँ? यदि जवाब आए कि हाँ, सही कर रहे हैं, तो गो अहेड, उसके साथ जाइए। और मन में हल्का-सा भी संचय हो कि मैं गलत कर रहा हूँ, तो प्लीज़ उस रास्ते पे नहीं जाइए, ड्रॉप कर देना चाहिए। हर आदमी के अंदर 2, हर चीज़ में 2 मोड़ आते हैं। उसको अंदर से जवाब आता है कि मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। अरे दुनिया क्या बोलेगा उससे मतलब नहीं है। आप अपने आप से बात कीजिए ना। आप सही कर रहे हैं तो जाइए। और यदि आपका मन कहे कि नहीं मैं कुछ गलत हूँ, हल्का-सा भी संशय हो, तो आप वापस हो जाइए। आपको आगे नहीं जाना चाहिए। गलत रास्ते पे मत जाइए। आपका आपके परिवार का प्रतिष्ठा, आपका प्रतिष्ठा, हाँ, आपका करियर, आपका फ्यूचर सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। और कहता है ना कि मेरा सिचुएशन ऐसा था, ये था, वो था। बहुत आदमियों का सिचुएशन खराब होता है। सैकड़ों एग्ज़ाम्पल है इंडिया में, जो अपने सिचुएशन खराब होने के बाद भी अपने लाइफ़ को बनाए। सिचुएशन खराब होने के बाद ही आदमी ऊँचा उठता है। उठता है। देखिए, ये तो है ही, ये प्रैक्टिकल हम लोग बहुत एग्ज़ाम्पल जानते हैं। अब मेरा मानना है एक ही चीज़ है, यदि मैं मतलब ऑनेस्टी से अपना 100% दूँ, तो मैं कर सकता हूँ। और मैं कर सकता हूँ, तो कोई भी कर सकता है। ये मैं जानता हूँ कि हर इंसान कर सकता है। बस प्रॉब्लम होता है क्या, कहता है कि प्लानिंग फेल हो गया। अरे प्लानिंग सब सही होता है, कभी प्लानिंग गलत नहीं होता। यदि प्लान आपने कुछ भी बनाया, उसका इम्प्लीमेंटेशन सही और गलत होता है। आपने प्लान बनाया 8 घंटे पढ़ने का और आप 5 घंटे पढ़ रहे हैं, तो आप इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए 8 घंटे का। तो प्लानिंग तो सही था, आपका इम्प्लीमेंटेशन गलत है। अब ये नहीं कहो कि 8 घंटे प्लानिंग ही गलत है। प्लानिंग 8 घंटा इज़िली पढ़ सकता है कोई भी आदमी। प्लानिंग हमें 99% सही होता है, इम्प्लीमेंटेशन बच्चे गलत करते हैं, जिसके कारण वो अनसक्सेस होते हैं। यदि आपको सक्सेस होना है, तो आपको इम्प्लीमेंटेशन 100% सही वे में करना पड़ेगा। तभी फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। और प्रॉब्लम जिसको भी है, वो साइड इनकम बनाए। और सबसे ईज़ी तरीका है, यदि आप अच्छे कैपेबल हैं, आप पढ़ा सकते हैं बच्चे को, जिसमें समय कम लगता है, अर्निंग ठीक आ जाती है। अभी आपको स्टूडेंट हैं आप, आपको इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं सोचना है। अभी सिर्फ़ अपने वो लेके चलना है। एक बार अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए ना, उसके बाद तो आपका सारा रास्ता खुल जाएगा। जो भी फील्ड में आप हैं, चाहे आप मेडिकल में हैं, मेडिसिन में हैं, इंजीनियरिंग में हैं, फाइनेंस में हैं, किसी भी फील्ड में हैं, अपना कोर्स कंप्लीट कीजिए। और यदि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, यदि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं, मेट्रो सिटी तक आप कर रहे हैं, अब कुछ कारणवश आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो ये 100% है कि भगवान चाहता है कि आप करें। और ये जो जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ना, ये वो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं जो वर्ल्ड में एक्सिस्ट करती है, भगवान और नेगेटिविटी दोनों रहती है, वो आपको रोकने की कोशिश कर रहा है। थोड़ा-सा एफर्ट लगाइए और निकलिए। यदि आपको इंजीनियर नहीं बनाना होता भगवान को, तो आपको यहाँ तक भेजता ही नहीं। आपको भेजा है इसका मतलब आप में कुछ है। आप वो पलट के देखिए, करोड़ों आदमी बच्चे ऐसे हैं जो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। आपको वहाँ तक पेरेंट्स ने झेल के भेज दिया, तो थोड़ा-सा और एफर्ट, बस आप पहुँचने ही वाले हैं। लास्ट पुश कीजिए अपने आप को और आगे बढ़ जाइए। एक डिसीजन, यस एंड नो, आपका करियर बदल सकता है। यदि आप डिसीजन लेते हैं कि हमको वापस आना है, तो ज़िंदगी कुछ और होगी। और आपका डिसीजन होता है नहीं, हम और मेहनत करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, आपका डिसीजन होगा। तो रिग्रेट नहीं होगा लाइफ में कभी भी। तो होता है ना कि वहाँ पे आप हार के भी जीत जाएँ। हाँ, देखिए, कहते हैं ना कि मुझे मानना होता है कि हर बच्चे को एक बार आईएएस का तैयारी ज़रूर करना चाहिए। हुँ, आईएएस की पढ़ाई का तैयारी कीजिए, ज़रूर कीजिए। आपका पूरा कॉन्सेप्ट बदल देगा ज़िंदगी का। वो सिलेबस ही ऐसा है ना, हुँ,
और मानिए आप आईएएस नहीं भी बन पाए ना, तो एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाइए। अपना ज़िंदगी आप बढ़िया से निकाल लीजिएगा। चाहे आप वो करने के बाद किसी भी फील्ड में हाँ, बहुत ऐसे आईएएस हैं, कई इंस्टीट्यूट है, जहाँ की फैकल्टीज़ आज आईएएस नहीं है, लेकिन वो आईएएस को पढ़ाते हैं, आईएएस की क्लास लेते हैं आईएएस बनाने के लिए, ट्रेनिंग देते हैं और वो लोग उसके यहाँ से बच्चे लोग सक्सेस हो रहा है। देखिए एजुकेशन और सर्टिफ़िकेशन दोनों अलग चीज़ है। जिसके पास सर्टिफ़िकेट है इसके मतलब ये नहीं कि वो बहुत इंटेलिजेंट है और जिसके पास सर्टिफ़िकेट नहीं है वो इंटेलिजेंट नहीं है। नहीं तो आईएएस बना जो बहुत बच्चे ऐसे बने हुए हैं जो कि ऐसे फैकल्टी के पास पढ़े हैं जो कि खुद आईएएस नहीं है। तो वो गुरु ही आईएएस नहीं है और तुमको आईएएस बना दिया तो सर्टिफ़िकेट मायने कहाँ रखता है? सर्टिफ़िकेट सिर्फ़ एक माध्यम है आपको सही जगह पे पहुँचाने के लिए। आईएएस के बाद आप आईएएस के पोस्ट पे, आईआरएस के पोस्ट पे आप बैठ सकते हैं। वहाँ तक आपको पहुँचा देगा वो। फिर आप काम कीजिएगा, आप करप्शन कीजिएगा, जेल भी जाइएगा, अच्छे तरह से काम कीजिएगा, नाम इज़्ज़त होगा। तो काम अलग चीज़ है, सर्टिफ़िकेशन अलग है, नॉलेज अलग है। तो नॉलेज ज्ञान कीजिए, खाली भूखे नॉलेज लेके ज़िंदगी नहीं चलती है। नमस्कार।